आज ईएमआरएस पीजीटी मैथ्स के पीवाईक्यू के 10 क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। और सारे ही क्वेश्चंस धीरे धीरे हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, अभी हम केवल 10 क्वेश्चंस करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 4/5 and sin alpha minus beta is equals to 5/13, where alpha is greater equals to 0 and beta is less than equals to pi/4, then 10 to alpha is equals to, आपको 10 to alpha फाइंड आउट करना है और उसकी चारों की चारों वैल्यूज जो है वो गिवन है। अब देखो, यही क्वेश्चन मैंने एक दूसरे पार्ट में केवीएस या एनवीएस का जो पीवाई क्यू था उसमें ये क्वेश्चन सेम आया था। बस वहां पे जो वैल्यू थी ना, वहां पे वैल्यू को हमें निकालने में ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी, क्योंकि अगर वहां पे आई थिंक 1/2 या फिर 1 था तो हम आराम से बता सकते कि कॉस की किस वैल्यू पे जो है, किस एंगल पे वैल्यू 1/2 होती है या 1/√2 होती है या √3/2 होती है। तो वहाँ इजीली हो गया था। देखो, सेम क्वेश्चन आया है दोनों एग्जाम्स में, इसलिए पीवाईक्यू जितने हो सके उतने आप किया करो। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे 4/5 मुझे नहीं पता कि कॉस अल्फा प्लस बीटा किस पॉइंट पे 4/5 वैल्यू देगा। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, और फाइंड 10 टू अल्फा करना है। तो देखो, मैं इसको एक ट्रिक के तहत करूंगी। मैं करूंगी कि पहले 10 टू अल्फा लिख देती हूँ। 10 टू अल्फा को क्या मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, 10 अल्फा प्लस बीटा, मैंने इसे ऐसे लिखा, प्लस अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा लिख दिया। अब देखो, बीटे से बीटा कैंसिल करूंगी तो 2 अल्फा आ गया ना वापस। तो मैंने क्या किया, इसको एक्सपेंड कर दिया इस तरीके से अकॉर्डिंग टू दी माई क्वेश्चन। मैंने ये देखा था कि एंगल यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में और अल्फा माइनस बीटा की फॉर्म में, तो मैंने दो थीटा 1 थीटा 2 ले लिया। अब आपको पता है कि जो एक फॉर्मूला होता है, इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए ए और इसको थोड़ी देर के लिए बी ले लूं, तो देखो क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे हो जाएगा 10 टू अल्फा इज इक्वल टू 10 अल्फा 10a प्लस 10b का फॉर्मूला वो हमें पता है कितना होता है, 10a प्लस 10b माइनस अपॉन में 1 माइनस 10a 10b। तो मैंने क्या किया, इसे फॉर्मूले में पुट कर दिया। अभी भी प्रॉब्लम वही कि जिस चीज को हम निकाल रहे हैं 10 टू अल्फा, उसके लिए अभी भी अल्फा बीटा की वैल्यू की जरूरत है। तो देखो, यहाँ पे जो हमारे पास था कॉस अल्फा प्लस बीटा था, उसकी वैल्यू थी 4/5 थी। तो अगर मैं ये ट्राइंगल ड्रॉ करूंगी, आपको पता है ये बेस होता है या हाइपोटेनस होता है, ये बेस है या हाइपोटेनस है, तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, पाइथागोरस से साइन की कंडीशन में मैं देखूं अल्फा माइनस बीटा कितना दे रखा है, 5/13। अगेन मैं इसका ट्राइंगल ड्रॉ करूं, आपको पता है ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनस होता है। तो देखो ये कितना आएगा, 12 आएगा। अगेन जो पाइथागोरस थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग। अब आप देखो, मुझे निकालना क्या है, यहाँ पे निकालना है 10 अल्फा प्लस बीटा। तो मैं लिख सकती हूँ ना, 10 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 10 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू होता है साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन में कॉस अल्फा प्लस बीटा। वैसे ही 10 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है, साइन अल्फा माइनस बीटा और कॉस अल्फा माइनस बीटा, यही तो होगा। तो क्या हम अब ये निकाल सकते हैं, देखो इसी को यहीं पे सॉल्व कर देते, बाद में आगे करते ताकि इरेज ना करना पड़े हमको बार बार ही। ठीक है, अब देखो इसको हम क्या करें, इसको और सॉल्व करो। अब इसकी वैल्यू निकाल देते हैं पहले हम। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो साइन अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है हमारे पास, देख के बताओ। तो साइन अल्फा प्लस बीटा वाला ट्राइंगल ये था, ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा है। और ये वाला जो ट्राइंगल है उसका जो एंगल है वो अल्फा माइनस बीटा है। तो देखो, इसमें अगर मैं साइन अल्फा प्लस बीटा निकालती तो 3/5 हो जाएगा, तो लिख दो 3/5। वैसे ही कॉस अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, वो ऑलरेडी दिया था 4/5, तो क्या हो जाएगा, यहाँ रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया तो वैल्यू आ गई 3/4। ठीक है, अगर मैं इसमें देखूं साइन अल्फा माइनस बीटा, दैट वन इज 5/30 ऑलरेडी गिवन है, कॉस का निकालेंगे तो 12/13 हो जाएगा। तो 12/13 मतलब रेसिप्रोकल होकर के 13/12 हो जाएगा, कैंसिल होकर के 5/12 होगा। अब कुछ भी नहीं करना, यही वैल्यू पुट कर दो इसमें, आपका आंसर आ जाएगा।
तो देखो अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो वैल्यू पुट करके कितना आएगा, जो 10 टू अल्फा है ना, वो हो जाएगा हमारे पास 10 अल्फा प्लस बीटा, वैल्यू कितनी थी 3/4, प्लस 10 अल्फा माइनस बीटा कितना है 5/12, होल अपॉन में 1 - 3/4 इंटू 5/12। अब हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 3 4 जा 12, ये तो सॉल्व होगा नहीं, ऊपर तो लिख देते हैं हम इसको, क्या लिख देंगे, यहाँ 12 एलसीएम आएगा, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, 12 एलसीएम आएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, 4 3 जा 9 हो जाएगा, यहाँ पे 3 3 जा 9, प्लस यहाँ 5 ही रहेगा, अपॉन में क्या बन रहा है देखो, 4 4 जा 16, 16 माइनस का 5 होल अपॉन में 16 है। तो अब इसे सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 14 अपॉन में 12, और ये हो जाएगा 16 अपॉन में 11। तो देखो 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, तो ये हो रहा है 14 चको 56, मतलब 14 4 जा 56 अपॉन में 33 आ रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं कि क्या हमारे पास कोई ऑप्शन ऐसा है जिसकी वैल्यू जो है वो 56, हाँ देखो ये हमारा करेक्ट वे हो गया। ठीक हो क्या। अब ये तो मैंने देखो पूरा फॉर्मूला लिखा, मुझे माइंड में अगर याद है कि फॉर्मूला क्या है, तो केवल इस प्रोसेस को आपको पकड़ना पड़ेगा कि हम क्या यूज करें। कोई और स्टूडेंट कुछ और लगा सकता है, बट मुझे अगर, मेरा तरीका ये है कि अगर मुझे यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई, जैसे हाफ, 1 √3/2, या कुछ भी एंगल है जिससे मैं इनकी अल्फा माइनस बीटा कहीं से निकाल पा रही हूँ, तो मैं वही यूज करूंगी, अदरवाइज मैं ऐसे ब्रेक करके करती हूँ। ठीक है। आपको अगर कोई और इजी मेथड पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब देखो नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है, लिखा है लेट एस बी द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द सीरीज। उसने कह दिया कि एस जो है वो फर्स्ट 10 टर्म का सम है। ठीक है। लेट एस बी द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द सीरीज, और आपको वो क्या कह रहा है लास्ट में निकालने के लिए, 10s निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं किसकी, इसी में ही 10s की मैं बात करूं, तो देखो क्या होता है। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि कैसी सीरीज बन रही है। देखो 10 इनवर्स 1/3, 1/7, 1/13, ये है ना, कुछ इसका पैटर्न पकड़ते हैं पहले कि क्या कहना चाह रहा है। देखो इन्होंने क्या दिया हमें, 1/3, 1/7, ठीक है, 1/13। तो देखते हैं कैसे बन सकता है। अगर मैं इसको ब्रेक करूँ तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, r² + r, मतलब 1 1 + 1। अब देखो मैं क्या लिख सकती हूँ, इसी इस इन अगर मेरे पास 3 7 13 होता, तो इसकी ये इसका rth टर्म क्या होता, तो देखो ये होता है इसका rth टर्म, r² + r + 1। कैसे होता है ये rth टर्म, देखो पुट करके देख लो आप, 1 पुट करो, 1 1 1 3 होता है, 2 पुट करो, 4 2 6, और 1 कितना होता है, 7 होता है। तो ये इस तरीके से वैल्यूज आती है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ये r² + r और r² + 1 या फिर कभी इसमें 2r + 1 करना पड़ता है, तो इसको ध्यान रखना थोड़ा। ठीक है। अब मैंने कहा इसका rth टर्म ये हो गया। ठीक है, किसका, 3 7 13 का। तो 1/3 1/7 का कितना होगा, तो देखो मैं इसको ऐसे लिखूंगी। उसने कहा इनका सम जो है s = कितना है, 10 इनवर्स, और 1/3 को और पूरी जो ये सीरीज है इसको 1/3 + 1, 10 इनवर्स, 1/7 प्लस सो ऑन, कहाँ तक, 10th टर्म तक, कहाँ तक, अप टू 10th टर्म। ठीक है, यहाँ तक का सम ही तो ऐसे है ना, और वो पूछ क्या रहा है आपसे, 10s निकालना है बस। तो हमें सिंपल सा इनका इन्हीं सीरीज को सॉल्व करके निकालना होगा। अभी देखते देखो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, इसको मुझे लिखना हो तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, समेशन ऑफ 10 इनवर्स 1 अपॉन में r² + r + 1। देखो हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे कि हाँ हवा में बातें चल रही है। ठीक है, इसको पुट करके देखेंगे कि ये वैल्यू आ भी रही है या नहीं। 1 पुट करो इसमें, तो 1 पुट करोगे तो 10 इनवर्स 1/3 हो जाएगा, प्लस फिर 10 इनवर्स 1/7 बनेगा। तो ये इसी सीरीज को मैंने शॉर्ट टर्म में ऐसे लिख दिया। ठीक है। अब जब मैंने इसे ऐसे लिखा तो मैं इसको और क्या लिख सकती हूँ, r = 1 से 10,
टेन इनवर्स, इसको मैं क्या लिखूं, इसको मैं लिख देती हूँ आर प्लस वन माइनस का आर, क्योंकि काटेंगे तो वापस वन बच जाएगा ना, अपॉन में वन प्लस, और यहाँ से मैंने आर कॉमन ले लिया, आर प्लस वन बच गया, या आर प्लस वन पहले लिख तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो मैंने ऐसे लिखा क्यों है और मुझे क्या बेनिफिट होने वाला है, वो ध्यान से देखो तो आपको पहले वाले क्वेश्चन से ही समझ आ रहा होगा कि क्या बन रहा है। देखो इस ईएमआरएस की पीजीटी की जो एक खास बात ये थी कि इसमें एक ही चैप्टर से एक ही तरीके के क्वेश्चन ज्यादा थे, जैसे यहाँ ये भी ट्रिग्नोमेट्री का है, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का ही क्वेश्चन है, और दोनों ही टेन से ही रिलेटेड है, दोनों में सेम फॉर्मूला यूज हो रहा है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि टेन इनवर्स आर प्लस वन, ये एक टर्म है माइनस का आर, तो मैं इसको ए ले लेती हूँ, बी ले लेती हूँ थोड़ी देर में, तो क्या हो गया ये a माइनस बी अपॉन वन प्लस ए, या b हमने इसको लिया तो b इंटू ए या a इंटू बी। ठीक है, तो इसी को हम क्या लिखते हैं, ये किसका फॉर्मूला है, टेन इनवर्स a माइनस टेन इनवर्स b का फॉर्मूला है। ठीक हो गया। अब कुछ नहीं करना, वैल्यू वापस से r की वैल्यू पुट कर दो, तो कितना आ रहा है, टेन इनवर्स वन रखो, इसमें टू आएगा, इसमें रखोगे तो टेन इनवर्स वन आएगा, फिर प्लस क्योंकि समेशन का साइन था, फिर टू रखो, टेन इनवर्स थ्री आएगा, टू वन थ्री होता है, और माइनस का टेन इनवर्स टू आएगा, प्लस सो ऑन, प्लस किसमें हम आखिरी टर्म क्या रखेंगे, टेन रखेंगे, तो टेन रखोगे तो कितना आएगा, टेन इनवर्स इलेवन माइनस टेन इनवर्स टेन आएगा। समझ आई। अब हम क्या करेंगे, देखो ये प्लस का टू था, ये माइनस का टू था, ठीक है, ये वन अभी तक मुझे कहीं दिखा नहीं, ये थ्री था, तो डेफिनेटली अगला टर्म जो होगा इसका, जो फोर वाला है, जिसे मैं इसमें थ्री रखूंगी अब, तो थ्री रखेंगे तो ये वाला टर्म थ्री हो जाएगा, माइनस वाला वो कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो सबका कैंसिल होता जा रहा है, या बाद वाला टर्म जो है वो कैंसिल होता जा रहा है हर किसी का, सिर्फ फर्स्ट को छोड़ करके सारे कैंसिल होंगे, तो टेन भी तो कैंसिल होगा, बच गया कितना आपके पास, टेन इनवर्स इलेवन पहले लिख देती हूँ माइनस का टेन इनवर्स वन बच गया। ठीक है, अब उन्होंने पूछा क्या था हमसे, उन्होंने पूछा था, ये बच गया आपके पास टेन इनवर्स इलेवन माइनस टेन इनवर्स वन, अब वापस से इसमें जैसे हमने ये इसको शॉर्ट फॉर्म ये लिखा था, इसमें वापस से फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला क्या होगा, टेन इनवर्स इलेवन माइनस का वन अपॉन में वन प्लस इलेवन इंटू वन, तो ये आ रहा है आपके पास टेन इनवर्स टेन अपॉन में इलेवन और वन कितना होता है, ट्वेल्व। तो देखो ये क्या आ रहा था, s इज इक्वल्स टू, अगर मैं इस टेन एस को यहाँ टेन को यहाँ लेके चली जाऊं तो ये हो जाएगा टेन एस इज इक्वल्स टू टेन अपॉन में ट्वेल्व। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास कि हमारे पास कहीं ये आंसर है, हाँ है, कौन सा आंसर है ये थर्ड नंबर का, ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला आंसर करेक्ट हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉस टू एक्स कॉस फोर एक्स कॉस एट एक्स कॉस सिक्सटीन एक्स है, तो हमें इसका एफ डैश करके मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले आपको पता होगा अगर बहुत सारे टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई में होते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से सॉल्व होते हैं, और वो है कि आप उनका लॉग ले लो। सबसे बेसिक चीज होती है कि आप उनका लॉग ले लो। थोड़ा सा मैं इसको क्लीन कर देती हूँ ताकि हम इसमें कर सके क्वेश्चन, है ना। तो अब आप देखो कि आप क्या करो, दोनों साइड लॉग ले लो फंक्शन के। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या था, कॉस एक्स कॉस टू एक्स, ठीक है, क्या था, एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स कॉस टू एक्स कॉस फोर एक्स कॉस एट एक्स और कॉस सिक्सटीन एक्स। देखो इसमें करने में हमें बहुत टाइम नहीं लगेगा। एफ एक्स में हम लॉग ले रहे दोनों तरफ, लॉग इज इक्वल्स टू फिर लॉग, आपको पता है कि जैसे मैंने लॉग लगाया इसमें तो ये सब ऐड हो जाते हैं, होते हैं ना,
सब ऐड होकर के सबको लॉग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो ये हो जाएगा लॉग कॉस एक्स प्लस लॉग कॉस टू एक्स। हमें ये करना नहीं पड़ेगा, पर मैं आपको समझाने के लिए लिख दूँ, प्लस कॉस ऐसे ऐसे करके सारे टर्म हो जाएंगे। तो देखो मैं इसको क्या लिखने वाली हूँ, मैं इसको वापस से वही लिखने वाली हूँ। क्या, इसको हम लिखेंगे लॉग, क्योंकि हमें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कॉस एक्स, कॉस टू एक्स, कॉस फोर एक्स, कॉस एट एक्स और कॉस 16x। अब वो कह रहा है इसका डैश निकालो, तो डैश करके देखो, तो डैश करेंगे तो ये क्या आता है, लॉग एक्स का 1 अपॉन में एक्स और फिर एफ डैश एक्स आता है और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ, और ये जो पूरा पार्ट है। अब देखो ये एफ एक्स क्या होगा, जब भी हम एफ डैश एक्स निकालेंगे ना, तो ये एफ एक्स यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और डी बाई डी एक्स ऑफ फोर। तो अगर मैं इस एफ एक्स की वैल्यू निकाल दूँ, ये एक्स क्या है, पाई बाई फोर, उसने पाई बाई फोर पे ही तो वैल्यू पूछी भी है, तो मैं पाई बाई फोर रख दूं अपने इस क्वेश्चन में, पाई बाई फोर रख दूं, तो देखते हैं क्या आते हैं, क्योंकि मुझे एक एंगल इसमें दिख रहा है, क्या, 8। देखो मैं क्या रख लूं, एफ एक्स में पाई बाई फोर रखो आप, तो क्या बनेगा, कॉस, पहला बनेगा पाई बाई फोर, दूसरा क्या बनेगा, कॉस पाई बाई टू, फिर कॉस पाई बनेगा, और ये कितना बनेगा, देखो कॉस 8 पाई बाई टू, ये बन गया, और ये कितना बनेगा, 2 पाई, और यहाँ कितना बनेगा, ये 4 4 जा 16, कॉस 4 पाई। अब देखो कॉस पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है, सबको पता है कॉस पाई बाई टू 0 होता है, इसलिए मैंने कहा हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे भी देखते कि एफ एक्स, एफ डैश एक्स में ये इसी में ही रखना है हमको, इसीलिए उन्होंने यहाँ ये क्वेश्चन दिया, नहीं तो इसको सॉल्व करते करते तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसका आंसर 0 आएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई कोई भी चीज होगी 0 हो जाएगा ना। बस अब कंडीशन यहाँ पे मुझे जो लग रही है, मुझे इसमें एक डाउट ये लग रहा है कि जो मैंने आंसर की देखी थी, आंसर की नहीं, ये क्या है, ये ऑप्शन है, इस ऑप्शन में मुझे कहीं 0 नहीं दिखा, तो हो सकता है पेपर में ये ऑप्शन गलत हो। ठीक है, इसका आंसर जो मेरे ख्याल से एक और ऑप्शन होना चाहिए, और वो है 0। ठीक है, दिस वन इज राइट। अब देखते हैं कि आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 5 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2 का इंटीग्रेशन बताना है आपको। ठीक है, तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन देखें, तो देखो क्या होता है, किसका है इंटीग्रेशन, एक्स की पावर 5 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब देखो i इज इक्वल्स टू है एक्स की पावर 5 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। देखो जो करने का तरीका है, जब भी डिनोमिनेटर कम पावर का हो, न्यूमिनेटर ज्यादा पावर का हो, तो हम देखो क्या कहेंगे हम उसे, एक तो ये होता है ना आपके पास प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये इम्प्रॉपर की कंडीशन टाइप ही है ये भी। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ, ऐसे कर सकती हूँ, डायरेक्टली डिवाइड कर दो, एक्स की पावर 5, आप डिवाइड जब जा रहा है तो आप करो, इसको एक्स की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स की पावर 3 से करूंगी तो एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 5, ये साइन चेंज हो गया, कैंसिल हो गया, एक्स की पावर 3, ये एक्स की पावर 3 आया, कौन सा साइन के साथ लेना, माइनस आ गया। ठीक है, अब जब ये माइनस आया, इसके बाद देखो क्या होगा, माइनस आया ना, आप यहाँ किससे मल्टीप्लाई करते हो, सेम साइन आना चाहिए, क्योंकि हम एक और बार माइनस करते हैं, मतलब साइन चेंज करते हैं, तो हम माइनस की एक्स की पावर एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस के एक्स से, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का एक्स, और ये हो जाएगा माइनस का एक्स क्यूब, अगेन साइन चेंज, तो ये प्लस कैंसिल हो गया, ये कितना बच गया, एक्स। तो देखो हम इसे कैसे लिखते हैं, इसको हम जो मिक्स्ड फ्रैक्शन के तौर पे हम लिखते हैं, वो लिखेंगे हम इसे एक्स क्यूब माइनस का एक्स और प्लस का एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इजी था, इसको हमने ब्रेक करके लिख दिया बस। जैसे ही हमने ब्रेक किया, अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा जैसे हम प्रोसेस औरों के लिए यूज करते हैं, अब बहुत आसानी से ये हो जाएगा। देखो कैसे, आपको पता है कि एक्स आई इज इक्वल टू एक्स क्यूब का क्या होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो एक्स क्यूब का होता है एक्स की पावर 4 अपॉन में 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस का, अब बच गया थोड़ा सा ये वाला एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx।
तो कुछ नहीं करना, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी ले लो, तो क्या बन जाएगा, 2x dx बराबर dt बनेगा। तो x dx बराबर कितना आ रहा है, dt/2। ठीक है, अब आप क्या करो, यहाँ पे पुट कर लो, तो कितना आएगा ये आ जाएगा आपके पास i इज इक्वल टू, ये तो ऐसे ही रहेगा, प्लस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। आप क्या कर सकते हो, अगेन ये ऐसे ही रहेगा, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, हाफ, इसको क्या लिख सकते हो आप, log t प्लस सी लिख सकते हो। हो गया। तो अब पूरा इसको लिखते हैं, क्या हो जाएगा, x की पावर 4/4 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 और प्लस का हाफ लॉग, ये कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, और प्लस ये क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल है तो सी आ जाएगा। अब अपने चेक करो ऑप्शन में, तो ये वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स की पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला, और पैराबोला ये दिया हुआ है आपको, ठीक है, और एक लाइन, इन दो लाइन से जो एरिया बाउंड हो रहा है उसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो अब इसको करने के लिए सबसे पहले आपको, एक तो लाइन थी, एक तो ये y इज इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, एक कर्व ये है, और दूसरा कर्व था y इज इक्वल्स टू एक्स, लाइन है। तो देखो ये जो कर्व है ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, y इज इक्वल्स टू माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 2x, आगे पीछे कर लिया। अब देखो आप इसका a क्या है, इसका a नेगेटिव है, फोकस इसका नेगेटिव है। ठीक है, फोकस इसका नेगेटिव है। या आप ये भी देख सकते हो कि हम इसको एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x माइनस का y ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यही y तो बताता है ना कि a क्या है, वो नेगेटिव है, तो वो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, अगर एक्स स्क्वायर ये नेगेटिव होगा तो इसका a नेगेटिव होगा, इसका मतलब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। और 2x भी दे रहा है ये साथ में, इसका मतलब ये वर्टेक्स पे टच, इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे टच नहीं हो रहा होगा, तो ये कुछ इस तरीके से बन रहा होगा, और हमने इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, या ऐसे का कुछ बन रहा होगा, ये डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में बन रहा होगा। ठीक है, अब क्या है, एक लाइन जो है ऐसे, थोड़ा सा इसको ढंग से बनाए हम, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में बन रहा है, क्यों, क्योंकि ये पैराबोला का जो ए है वो नेगेटिव है। अब हमने क्या किया, एक लाइन पहले ड्रॉ कर देते हैं, थोड़ा सही हो जाएगा। ये कुछ इस तरीके से बन रहा होगा, कैसे बनाए इसको, अ, ऐसे कुछ ऐसे बन रहा होगा। तो इन दोनों ने क्या किया, एक एक एरिया कवर कर दिया। ठीक है, ये था हमारा y इज इक्वल टू एक्स, और ये क्या है हमारा, ये था हमारा y इज इक्वल टू 2x माइनस का एक्स स्क्वायर। इन्होंने एक एरिया कवर कर दिया। अब आपको ये एरिया निकालना है, तो देखो इसको निकालने का तरीका क्या है, आप बस ये निकाल दो कहीं पे कि ये क्या आएगा, तो आपको दिख रहा होगा कि y इज इक्वल टू एक्स है। अगर आप एक्स पुट करोगे ना सब जगह, करके देखो, x इज इक्वल टू 2x माइनस का एक्स स्क्वायर, इनमें से एक x आएगा, 2 माइनस का x, और यहाँ कितना 1, इसको सॉल्व करोगे तो ये 1 आ जाएगा, x 1 आ रहा है, इसका मतलब ये 1 है तो y भी तो 1 है, तो ये 1 है और ये 0 है। आप लिमिट ले लो, देखो अब हम इसका एरिया निकालेंगे ना जब, तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से 1। और हमेशा ध्यान रखो, जो ये ऊपर की तरफ जो कर्व होता है, जो उसे कवर कर रहा है वो बड़ा कर्व होता है। ठीक है, और जिससे कट करते हैं वो छोटा कर्व होता है, ये नीचे की तरफ से जो आया है। तो इससे हम क्या करेंगे, हम ऐसे ही तो लेंगे, अगर हम क्या एक स्ट्रिप लेनी होगी तो हम वर्टिकल लेंगे, तो ये dx हो जाएगा, या यहाँ पे dx ले लेना, ये dx हो गया, है ना। तो ये वाली जो लाइन होगी उसको ही तो हम y कहेंगे, तो y dx हो गया, ये क्या हो गया, हम इसे y dx कहते हैं, या y1 dx कर लो, कह लो, और माइनस का y2 dx, दो कर्व है हमारे पास। ठीक है, तो अब दोनों कर्व को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक इसकी जगह a इज इक्वल टू 0 से 1। दूसरी बात, अगर ये समझ नहीं आता आपको कि स्ट्रिप कहाँ लेनी, तो सिंपल देखो ना, लिमिट किसकी मिल रही है, x की मिल रही है, तो फंक्शन x के टर्म में ही लेना पड़ेगा हमको। ठीक है,
तो ये कितना हो जाएगा, 2x माइनस का एक्स स्क्वायर, और माइनस का यहाँ कितना आ जाएगा, x dx आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा पहले। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसमें से इसको ही सॉल्व कर लो पहले, चलो बाद में ही इसका इंटीग्रेशन करेंगे, पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 1 हो गया, तो ये x माइनस का एक्स स्क्वायर आ रहा है, dx आ रहा है, 2x में से x किया। अब सॉल्व करो उसको जरा, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स की पावर 3/2, 3, सॉरी क्या 3। अब इसमें लिमिट लगा दो 0 से 1 के लिए। अब ये डेफिनेट इंटीग्रल आ रहा है, तो ये ना पूछना कि इसमें c क्यों नहीं आ रहा है, लिमिट है तो c नहीं आएगा। अब 1 पुट करो इसमें, तो ये 1/2 आएगा, माइनस का कितना आ रहा है, 1/3, जीरो को करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें बताओ कितना आएगा c, और ये आ जाएगा 3 माइनस का 2, दैट इज योर 1/6। तो आंसर देखते हैं आप कितना आ रहा है इसमें, कोई ऑप्शन में है, दिस वन इज 1/6 करेक्ट है फर्स्ट। समझ आया। वैसे ही देखो, मैंने कहा था ना एक ही चैप्टर से ये सेम क्वेश्चन, मैंने अभी इसमें एक और क्वेश्चन नोट नहीं किया था, बल्कि एक और क्वेश्चन ये इसी से ही है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से, राइट। क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज बिटवीन द कर्व्स, और कर्व दो कर्व दे दिए उसने, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब और y इज इक्वल टू रूट एक्स, दो कर्व दे दिया। अगेन देखते हैं, तो इसको अगर मैं देखूंगी, अगेन आपको पहले ग्राफ बनाना आना चाहिए, बिना ग्राफ के ये क्वेश्चन होंगे ही नहीं। क्योंकि कैसे आप लिमिट निकालोगे, है ना, और कैसे पता चलेगा कि किस कर्व से किस कर्व को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले रफ आइडिया, कोई एग्जैक्ट मैं भी नहीं बना रही हूँ, हो सकता है पॉइंट आगे पीछे बन रहे हो, पर एक रफ आइडिया होना चाहिए कि बनता कैसे। जैसे देखो, जो y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब है ना, उसका जो फंक्शन है ना, ऐसे बनता है देखो। आप, आई थिंक अगर आपने फिजिक्स में भी वो ब्रेक डाउन वाला पढ़ा होगा, तो उसमें भी वो कराते ही हैं ये कर्व वगैरह, उसमें देखा होगा। तो ये तो बनता है हमारे पास y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का कर्व बनता है। अब ये कह रहा है ये y इज इक्वल्स टू, क्या कह रहा है, y इज इक्वल्स टू रूट एक्स। तो मैं इसका दोनों तरफ स्क्वायर करूंगी, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स आ रहा है। तो देखो, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स, इसका मतलब इसका ये एक पैराबोला बनेगा जिसका वर्टेक्स ओरिजिन है, ये बनेगा। तो वो पूछ रहा है आपको इसका एरिया बताओ, तो ऊपर से कौन सा कर्व आ रहा है वो ध्यान दो। तो ये देखो, ये मेरा ऊपर की तरफ से आ रहा है ये कर्व, तो आपको इस वाले कर्व में से ये जो नीचे वाला कर्व है वो सब्ट्रैक्ट करना है, बस लिमिट लगानी है, आपका आंसर आ गया। तो देखो, अब इसका पॉइंट ढूंढना है आपको कि ये पॉइंट कहाँ पे टच कर रहा है इस। तो अगर मैं इसमें, वैसे ऐसे रखने की जरूरत तो होती नहीं है, पर अगर आप रख के देखोगे, क्योंकि 1 1 मुझे दिख रहा है कि 1 1 जो है इसके को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन अगर मैं इसमें रखूं, तो देखो क्या कह रहे हैं, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब रखो, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब रखो, और स्क्वायर ऑलरेडी है x। अब मैं इसको क्या करूँ, y की पावर x की पावर 6 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो रहा है, 0। तो x की पावर 5 माइनस का, अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो 1 इक्वल्स टू क्या हो रहा है, 0। तो x इज इक्वल्स टू एक वैल्यू तो 0 आ रही है, और x इज इक्वल्स टू एक वैल्यू 1 आ रही है। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ये 0 तो वैसे भी हमें दिख ही रहा था, ये पॉइंट क्या है इसका, 1 है। समझ आए, जब ये 1 है तो आप पुट करोगे तो ये वाला पॉइंट इसका 1 1 ही होगा। आप पुट करके देख लो, ठीक हो क्या। तो हमें बस ये इतना ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है, बस आप लिमिट फाइंड आउट कर दो तो हमें पता चल रही लिमिट क्या है, 0 से 1 की है। तो ये बहुत आसान हो जाएगा करना। अब हम करते वैसे ऐसे हैं कि हम एक स्ट्रिप जो है ना, एक स्ट्रिप हम, ये एक स्ट्रिप लेते हैं इसमें, और ये स्ट्रिप का जो बेस होता है इसी को हम dx लेते हैं, तो ये y हो जाता है। इसको हम क्या लिखेंगे, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 1, ऊपर वाला कर्व कौन सा था, ऊपर वाला कर्व ये वाला है, ये कौन सा है, y इज इक्वल्स टू रूट एक्स वाला। तो हम क्या लिखेंगे, ये हम लिखेंगे रूट एक्स, फिर माइनस एक्स क्यूब, और बाहर से कितना होगा, dx हो जाएगा। अब सॉल्व करो, i इज इक्वल्स टू, नहीं सॉल्व डायरेक्टली कर देते हैं हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा, x की पावर हाफ है ना, तो हाफ प्लस 1 कितना होता है, x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, माइनस का x की पावर 4 अपॉन में 4, 0 से 1।
तो ये देखोगे आप 2/3, इसका आंसर आ जाएगा 1/4 इसका। अगेन एक्स एक्स है, जीरो रखने की जरूरत नहीं है। 12 आ रहा है, 4, 4 2 8 माइनस का 3, दैट वन इज योर 5/12। देखो कहीं पे कोई 5/12 आ रहा है, तो आ रहा है आई थिंक ये वाला 5/12 हो गया। ठीक हो गया। अब सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन में लिखा है कि 3,0 इज अ वर्टेक्स ऑफ हाइपरबोला। कोनिक सेक्शन का देख रहे हो आप, कोनिक सेक्शन का है, हाइपरबोला का वर्टेक्स दिया है और ए रेशो बी दिया है। ए आपको पता है ए क्या होता है, ये ये मेजर लाइन को कहते हैं, ये माइन, यहाँ पे तो खैर कॉन्जुगेट और ट्रांसवर्स एक्सिस को कहते हैं ना, तो ये ट्रांसवर्स को कहेंगे, ये कॉन्जुगेट को कहेंगे, बी कॉन्जुगेट को कहते हैं। कॉन्जुगेट एक्सिस है, ट्रांसवर्स एक्सिस। अब देखो इसमें हाइपरबोला की मैं बात करूँ तो हाइपरबोला का वर्टेक्स दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप हाइपरबोला ड्रॉ कर लो। क्या कर लो, हाइपरबोला ड्रॉ कर लो। तो देखो हाइपरबोला ड्रॉ करने के लिए आपको ये पता होगा उसमें कि हम कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इसमें एक होती है कॉन्जुगेट लाइन और एक होती है ट्रांसवर्स लाइन। होती नहीं है, हम केवल नाम दिया हुआ है, ये अभी भी एक्स इज ये दोनों परपेंडिकुलर हो गई, ये यहाँ पे बनता है, ये यहाँ पे बनता है, और ये फोकस है। इसमें होती क्या है, इसकी जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि अगर कोई पॉइंट P है तो F1 से डिस्टेंस और ये इससे जो डिस्टेंस होती है, मतलब PF2 माइनस का PF1, वो हर पॉइंट से के बराबर ही हो, सबकी सब्ट्रैक्शन बराबर ही होती है। मतलब ये P2 है, सपोजिंग ये P1 है, तो इसकी जब आप डिस्टेंस लोगे ना, तो P2F2 माइनस P2F1 बराबर होगी P1F2 के माइनस P1F1। यही होती है। तो ये आपका क्या बनाता है, पैराबोला बनाता है। अब इसमें क्या कहा उन्होंने कि एक वर्टेक्स की, अब देखो इधर तो नेगेटिव वर्टेक्स आएगा ना, इधर पॉजिटिव वर्टेक्स आएगा, तो यही लिखती हूँ। 3,0 उसने ऑलरेडी दिया हुआ है। अब मैंने उसको ऐसे बनाया क्यों, क्योंकि उसने दिया था कि 3,0 है, तो 3 जो थी वो वैल्यू x की है और ये y की है, तो ये हमें ये इसी तरीके से बनेगा। साइड वाला साइड तरफ से बनेगा, अपवर्ड डाउनवर्ड नहीं बनेगा, क्योंकि अगर x 0 होता तो अपवर्ड डाउनवर्ड बन सकता था। ठीक है, अब वर्टेक्स उसने दिया हुआ है और एक और चीज दी है। क्या दी है देखो, a अपॉन बी भी दिया है उसने, क्या कहा 3/4 है। a अपॉन बी क्या है, 3/4 है। मतलब थोड़ा पेन चेंज कर देते, अब 3/4 है। अब देखो क्या है कि अगर आप क्या करो, ए यही तो, अब देखो ये किसकी है, ये इस ओरिजिन से वर्टेक्स तक की जो डिस्टेंस होती है उसी को ही हम ए कहते हैं। समझ आया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को तो हम सी कहते हैं। ठीक हो गया। अब ए उसने दिया हुआ है, तो दिया हुआ है तो आप रख दो, पुट करो, तो 3/b इज इक्वल टू 3/4 हो गया, कैंसिल हो गया, बी 4 हो गया, और ए हमने निकाल ही दिया, 3 हो गया। दो चीजें आ गई। अब वो पूछ क्या रहा था हमें, वो पूछ रहा था हमें कि हाँ सी क्या है, सेंटर के पॉइंट ही पूछ रहा है, हाँ फोकाई पूछ रहा है। फोकाई मतलब क्या होगी आपके पास, यही पॉइंट तो पूछ रहा है, ये C,0 होता है, ये क्या होगा -C,0, यही पूछ रहा है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, C इज इक्वल टू होता है रूट का A² प्लस B²। तो इसमें क्या है, ए 3 का स्क्वायर है, बी कितना है 4 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। तो रट लो कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट कितना होता है, 5 होता है। हो गया। तो इसका मतलब सी क्या आएगा, हमेशा प्लस माइनस का 5,0 ढूंढो। पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। अब एक क्वेश्चन आया है, ये जीपी से रिलेटेड है। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 21/4 एंड देयर प्रोडक्ट 27/8। तो आपको आर निकालना है। तो देखो इसके लिए क्या करना है, इसने प्रोडक्ट दिया हुआ है, आप प्रोडक्ट और सम दिया हुआ है। तो मैं क्या करूंगी, प्रोडक्ट जब भी दिया हुआ होता है ना कहीं हेल्प हो जाती है हमारी, अगर हमने टर्म्स को ढंग से रखा हुआ है। कुछ टर्म्स आप एपी की याद कर लो और कुछ टर्म आप जीपी की ढंग से याद कर लो, जिनको रखने भर से क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। जैसे अगर मैंने तीनों टर्म ये सपोज कर ले, देखो ए आर और ए आर स्क्वायर,
तो मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगी ना, तो मुझे क्या मिलेगा, ए क्यूब आर क्यूब मिल जाएगा। अब वो कुछ भी दे रहा हो, 27/8 उसने दिया हुआ था, मुझे क्या बेनिफिट हो, कुछ हुआ? तो हमने ऐसा थोड़ी कि टर्म गलत चूज किए, ये आप देखोगे कि तो जीपी की टर्म है। लेकिन अगर मैं इसी टर्म को ये ना सपोज करके, और मैं क्या करती, इसी तीन टर्म्स को अगर मैं ऐसे लिखती, क्या, ए अपॉन आर, दूसरा टर्म लिखती आर, दूसरा टर्म होता क्या फिर, ए, ठीक है, तीसरा टर्म होता मेरा ए आर, तो आप देखोगे कि ये भी सेम ही चीज है। अब वो कह रहे एक बार इनका सम करो, ठीक है, मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म ले लिया। अब वो कह रहे ए प्लस ए आर करो, तो वो 21/4 देता है। तो ए कॉमन ले लो, अंदर कितना बच गया, 1 प्लस एलसीएम भी ले लो, आर, आर स्क्वायर, और जो अपॉन में आर था 21/4 मैंने क्या लिख दिया, वो यहाँ लिख दिया। ठीक है, देखते हैं अभी हमें कुछ बेनिफिट हो रहा है या नहीं। अब एक तो इक्वेशन ये जरूरत पड़ेगी तो 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे, या जो और जरूरत पड़ेगी वो कर लेंगे। अब देखो उन्होंने कहा 1 a अपॉन में आर इंटू ए आर इज इक्वल्स टू 27/8 है। तो अब देखो कुछ हो रहा है, आर से आर कैंसिल, ए क्यूब आ गया आपके पास, ए क्यूब कितना आ रहा है, ए क्यूब आ रहा है आपके पास 27/8। तो क्या मैं, मुझे आप ए की वैल्यू बता सकते हैं, ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए की वैल्यू आएगी 3/2। आ गई ना हमें, ए की वैल्यू कितनी आई, 3/2 आई। जब ए की वैल्यू मेरे पास 3/2 आई, तो अब आप क्या करो, ए की वैल्यू 3/2 को आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो, देखो क्या आता है, और फिर उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 1 प्लस आर स्क्वायर था इज इक्वल्स टू 21/4। अब ये जो ए है ना, ये दूसरी जगह जा सकता है, 1/a, और आर को हम ऐसे ही रहने देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ये आ जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 21/4। ये 3/2 था, तो यहाँ ये 2/3 आएगा क्योंकि रेसिप्रोकल है। अब 2 2 जा 4, तो 21/6 आ रहा है। अब 21/6 आ रहा है, तो इसको 3 7 जा 21। अब 2 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो तो कितना आएगा, 2 + 2r + 2r² और यहाँ कितना आ रहा है, 7r। अब 7r को यहाँ लेके जाओ तो ये बनेगा 2r² माइनस का 5r और प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। अब देखो क्या बन रहा है, 5 को मैं लिखूं अगर तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 4r माइनस का r + 2 इक्वल्स टू 0। ये बन रहा है 2, और r कॉमन ले लो तो ये r माइनस का 2 बन रहा है, और माइनस का 1 कॉमन लोगे तो r माइनस का 2 बन रहा है, इक्वल्स टू 0। तो r इज इक्वल्स टू हाफ और 2, दो वैल्यूज आ रही है, तो देखो हाफ और 2 कहीं पे है वैल्यूज, तो ये हमारे पास देखो सेकंड ही आंसर आ रहा था। ठीक है, अब दो क्वेश्चंस और बचे हुए देखते हैं। अब देखो द मैट्रिक्स और मैट्रिक्स दिया हुआ, उन्होंने पूछा ये कैसा है, आइडेंटिटी स्केलर है या स्क्यू सिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल। देखो स्केलर तो नहीं है ये, ठीक है, और आइडेंटिटी भी नहीं है, 1 1 भी नहीं है। बच गया क्या आपके पास, स्क्यू और सिमेट्रिक। हमेशा याद रखो सिमेट्रिक कहते हैं ए डैश इज इक्वल टू जब ए होता है, तो माइनस तो इसमें वैसे भी नहीं है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, मैं इसका ए डैश निकालूंगी वापस से मुझे यही मिलेगा, तो इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। समझ आया? या आपको दूसरा एक थ्योरम होती है कि, थ्योरम मीन्स एक स्टेटमेंट है इसके लिए, कि सारे जो डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं ना वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं। समझ आया? अब लास्ट क्वेश्चन है देखो, अ a line intersects the coordinate axis such that the middle point of the portion of the line intercept between the axis is 3, 2। वो क्या कह रहे हैं कि एक लाइन है, ठीक है, और वो किसी एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही है, जब सपोजिंगली वो लाइन ये है, एल है वो लाइन, और यहाँ पे वो बी इंटरसेप्ट कर रही है, यहाँ पे ए इंटरसेप्ट कर रही है, तो उसका जो मिड पॉइंट है वो 3, 2 आ जाता है। तो क्या इसके पॉइंट आपको पता नहीं है, a, 0 होते हैं, इसके पॉइंट क्या होंगे, 0, B होंगे। वो लाइन की इक्वेशन मांग रहा है तो क्या यहाँ से निकल नहीं सकती, निकल सकती है।
हमें पता है मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो a प्लस 0 अपॉन में 2 कॉमा b प्लस 0 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू 3 कॉमा 2। अब कंपेयर कर लो, a बाई 2 इज इक्वल्स टू 3, b बाई 2 इज इक्वल्स टू 2। तो a 6 आ रहा है, b कितना आ रहा है 4। अब लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म है ना, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ क्या लिख रहे हैं, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन क्या होती है, वो होती है x अपॉन में a प्लस वाई अपॉन में b इज इक्वल टू 1। a कितना है आपके पास 6, b कितना आपके पास 4, 1 हो जाएगा। अब आपको पता है इसका 12 आता है एलसीएम, ठीक है। तो 2x प्लस 3y हो जाएगा इज इक्वल टू 1। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो गई, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ढूंढो कहाँ पे है, फर्स्ट ही आई थिंक है ना। थैंक यू, सारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। थैंक यू।